और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली में हैं और इटली में जॉर्जिया मेलोनी के साथ उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और खास तस्वीर इस बैठक से पहले इसलिए क्योंकि इसी दौरे के दौरान माफ कीजिएगा, ये इस बीच राहुल गांधी के बयान को लेकर खबर है, जहां आज इटली में जॉर्जिया मेलोनी को टॉफी गिफ्ट की है, जिसको लेकर राहुल गांधी ने अब तंज कसा है। और राहुल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आर्थिक तूफान सर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। राहुल ने लिखा कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं, बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है, जहां राहुल गांधी ने अब सोशल मीडिया पर तंज किया है। और राहुल गांधी ने इस तस्वीर के सामने आने के बाद, जहां देखिए मेलोनी के साथ मुलाकात के दौरान ही ये जो टॉफी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिफ्ट की है, इसी तस्वीर और वीडियो के आधार पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा है, सोशल मीडिया पर लिखा है कि आर्थिक तूफान सर पर है, हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। राहुल ने लिखा, किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर, छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं, हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। और बड़ी खबर है, पीएम मोदी पर ही राहुल गांधी का विवादित बयान। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को गद्दार कहा। आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका गृह मंत्री गद्दार है, पीएम गृह मंत्री ने देश को बेचा है। जब ये आरएसएस से कार्यकर्ता आपके सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, अमित शाह की बात करेंगे, उनसे आप सामने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया है, आपने हमारे संगठन, आपने हमारे संविधान पर आक्रमण किया है, आपने अंबेडकर जी पर आक्रमण किया है, आपने वीरापासी जी पर आक्रमण किया है, आपने गांधी जी पर आक्रमण किया है। खुल के उनसे कहिए। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने ईरान को अंतिम चेतावनी दे दी। ट्रंप ने ईरान को सीधे और साफ शब्दों में कह दिया, डील करो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। मतलब साफ है, कूटनीति के रास्ते बंद हो रहे हैं, बातचीत आखिरी दौर में है, टूटने की कगार पर है और अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव से पश्चिम एशिया में हालात और बिगड़ रहे हैं। हॉर्मुज और बाब अल मंदेब ये वो स्ट्रेट है जहां से कच्चा तेल दुनिया भर में सप्लाई होता है, वहां हालात सबसे ज्यादा खराब है। और ईरान से जारी तनाव के बीच ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीनेट ने ट्रंप की नीतियों पर, फैसलों पर ही अब सवाल उठा दिए। कई अमेरिकी सांसद सीधे टकराव के खिलाफ हैं, सैन्य कार्रवाई से पहले संसद की मंजूरी की बात कर रहे हैं। फिलहाल ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी, जहां डील नहीं तो हमला होगा। ईरान पर हमले की तैयारी पूरी है, बहुत जल्द हमला होगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान। हालांकि ईरान पर किसी भी वक्त हमला संभव है और अमेरिका ने भीषण हमले के संकेत दिए हैं। हवाई हमलों से ईरान को दहलाने की तैयारी। ईरानी मिसाइल फोर्स में हलचल भी दिखी है। जवाबी हमले के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। तो अमेरिका की सेना तैयार, ईरान पर जल्द प्रहार, जहां अमेरिका जल्द शुरू कर सकता है हमला। ट्रंप ने रणनीति के तहत ही अटैक को रोका था। पेंटागन की सलाह पर ट्रंप ने हमले को टाला। अमेरिका की आशंका, ईरान ने समझ लिया यूएस का अटैक पैटर्न और रूस की मदद से मजबूत हो चुका है ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम। रणनीति के हिसाब से ईरान ने खुद को ढाल लिया है। अब सवाल यही कि अगर हमला हुआ तो होगा क्या, क्योंकि F-35 जैसे जेट खतरे में आ सकते हैं, यूएस ड्रोन और मिसाइल इंटरसेप्ट होगी, आसमान पर यूएस का कंट्रोल नहीं रहेगा। लेकिन इसी हमले को देखते हुए एक सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका के हमले से ईरान कैसे दहलेगा, क्योंकि अमेरिका ने अब ईरान की घेरेबंदी शुरू कर दी है। और इस घेरेबंदी को लेकर खबर है, ओमान की खाड़ी में अमेरिका सेना भेज रहा है, टोही विमानों से ईरान पर नजर रख रहा है। ईरान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला संभव है। अब यूएस का ये विनाशक प्लान, जहां टारगेट पर ईरान तो है, लेकिन खबर है कि ओमान की खाड़ी में यूएस ने अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। अब इस सैन्य तैनाती का ओमान की खाड़ी में
बढ़ाने का मतलब क्या है, करूंगी सवाल। मेरे सहयोगी मनीष झा स्टूडियो में हमारे साथ है। P-8A पोसाइडन विमान से समुद्री निगरानी को लेकर खबर, KC-468 टैंकर से एयर ऑपरेशंस को सपोर्ट, वहीं हॉर्मूज और अरब सागर में यूएस विमानों की गश्त। अब ओमान की खाड़ी में ही गश्त क्यों, ये समझिए। क्योंकि ओमान की खाड़ी हिंद महासागर और हॉर्मूज को जोड़ती है, यही इसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस है। दुनिया का 1/4 से ज्यादा तेल इसी रूट से गुजरता है और अमेरिका इस इलाके में अपनी अहम मौजूदगी बनाए हुए है। मनीष, ये स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि ये एक और बहुत स्ट्रैटेजिकल मूव अमेरिका अपनाने की कोशिश कर रहा है, जहां अभी तक हम यही सवाल करते थे कि क्या उसकी प्लानिंग है समुद्री घेराव की तरफ, अलग अलग आइलैंड्स, अलग अलग पोर्ट तक अपनी पहुंच बनाने की, लेकिन क्या ये इतना आसान है मनीष? देखिए, ईरान की नज़र से देखें तो ओमान की खाड़ी में अमेरिकी शिप का होना दरअसल शैतान का दरवाजे पर खड़ा होना जैसा है, क्योंकि ओमान ईरान का सामुद्रिक पड़ोसी है, दोनों के बीच में समंदर है और वहाँ पर तैनात है अमेरिकी वॉरशिप। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी देखिए कि ईरान को एक जितना नज़दीक हो सके उतने नज़दीक से अमेरिकी वॉरशिप्स घेराबंदी कर रहे हैं, ताकि जिस वक्त हमला हो, जिस वक्त ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जाए तो उसे ईरान की टेरिटरी के जितना क्लोज हो सके वहीं पर उसको इंटरसेप्ट कर लेना है, बजाय इसके कि वो ओमान में या यूएई में या सऊदी, कतर, बहरीन कहीं पर जाकर गिरे। तो इस तरह की घेराबंदी इस बार अमेरिकी सेना कर रही है, जो पिछले 40 दिनों के जंग की तुलना में अगर अभी देखें तो वो ज़्यादा ऑफेंसिव तैयारी है। इजरायली वायुसेना को अलर्ट रहने को कहा गया है और इस बार निर्णायक हमले की ये तैयारी। ओपन सोर्स इंटेल की ये रिपोर्ट इस तैयारी को लेकर क्या दावा कर रही है, क्योंकि इजरायल को अब अमेरिका से हरी झंडी का इंतजार है। तो निर्णायक हमले की तैयारी और अब इजरायल को लेकर ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से एक खबर है। जंग की तैयारी में इजरायल जुटा हुआ है, इजरायल जंग शुरू करने पर आमादा है, जबकि इजरायल ने टारगेट्स की लिस्ट भी बनाई हुई है। हालांकि इजरायल को ट्रंप के आदेशों का इंतजार है और जंग फिर से शुरू होने की वजह भी साफ है, जहां यूएई में हमले के बाद स्थिति और बिगड़ी है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर है। हॉर्मुज स्ट्रेट में ही ईरान की टैक्स वसूली को लेकर भी बड़ी खबरें आ चुकी हैं। परमाणु समझौते के लिए ईरान तैयार नहीं है, लेकिन भीषण युद्ध की ईरान की तैयारी को लेकर खबर सुनिए। ट्रेड रूट बंद करने का ईरान का यह प्लान है। हॉर्मुज के बाद लाल सागर बंद करेगा ईरान, ये एक बहुत बड़ी खबर है। हालांकि हुती के हमलों से पहले ही आधा हुआ ट्रैफिक। और लाल सागर को लेकर ईरान की यूएस को ये धमकी क्या है? लाल सागर की घेरेबंदी का मतलब जल्द मनीष आपसे समझूंगी, क्योंकि ये देखिए, अब हॉर्मुज ईरान ने बंद किया, यूएस का भी ब्लॉकेड ओवर ब्लॉकेड, वहीं लाल सागर ईरान की बंद करने की ये धमकी। और आज के इस हालात में लाल सागर को देखते हुए मनीष, ये अहमियत जानना जरूरी है कि ग्लोबल सप्लाई का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट समुद्री मार्ग है, सबसे अहम। वहीं दुनिया का 10% तेल और एलएनजी सप्लाई का वो रूट, जहां पर कंटेनर ट्रेड का 25% इसी रूट से गुजरना कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकता है अगर इसे बंद कर दिया जाए तो। रोज 80 से 90 लाख बैरल कच्चा तेल सप्लाई होता है यहां से, और रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद का महत्वपूर्ण सप्लाई रूट है ये। अब लाल सागर बंद तो होगा क्या? बड़ा सवाल यही है। 30% तेल गैस सप्लाई ठप हो सकती है, जहाजों को अफ्रीकी महाद्वीप के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। तेल गैस की डिलीवरी का समय 15 से 20 दिन और बढ़ जाएगा और शिपिंग लागत बढ़ेगी, जबकि तेल गैस की भी कीमतें बढ़ जाएंगी। लेकिन अब आइए सीधे इटली की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब ये तस्वीरें सामने आ रही है। मनीष, इस जगह की इंपॉर्टेंस, इस जगह के ग्रैंड वेलकम का मतलब समझा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी रेड कार्पेट बिछा हुआ है और मुझे लगता है ये औपचारिक तौर पर उनका इटली में इस वक्त स्वागत हो रहा है। मनीष। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही रोम पहुंचे थे और उस वक्त उनका अनौपचारिक तौर पर स्वागत है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने की थी, और जिसकी तमाम तस्वीरें आज पूरी दुनिया की खबरों में हैं। लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज भारत के प्रधानमंत्री का औपचारिक और पारंपरिक तौर पर इस वक्त स्वागत हो रहा है, जहां पर आप देख रहे हैं कि इटली के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है और फिर दोनों देशों के बीच जो डेलीगेशन लेवल की बातचीत हो रही है उसके विजुअल्स हम इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में साफ तौर पर है कि भारत और इटली के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है, खास करके इसे इस रूप में देखा जा रहा है कि भारत और यूरोप के बीच का जो आउटरीच है, कि किस तरह से हम यूरोप को
अभी साधने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीने पहले जब यूरोप ने भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील किया था, तो उसके बाद से लगातार भारत की कोशिश है कि यूरोप के अलग अलग देशों के साथ भी जो अलग अलग डील की जाए, ताकि भारत को जो जरूरी चीज़ें हैं, चाहे वो रक्षा से संबंधित हो, टेक्नोलॉजी से संबंधित हो या फिर हाइड्रोकार्बन एनर्जी से संबंधित हो, वो उन संबंधित देशों से लाया जा सके। और फिर जैसा कि कल प्रधानमंत्री मोदी नॉर्डिक सम्मेलन के दरमियान कह रहे थे कि अलग अलग देशों में जो खास टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका जब भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं वो जब उसका मिलकर इस्तेमाल करेंगे तो वो दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। तो उसी संदर्भ में आप इस मीटिंग को देख रहे हैं कि भारत और इटली के बीच यानी व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी पर बात की। आपने महत्वपूर्ण बात बताई कि चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन इन देशों जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालात हैं, क्या उस लिहाज से भी यहां पर कोई डायलॉग एक्सपेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारत और यूरोप दोनों के लिए एक समान कंसर्न है इस वक्त की किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी को कंटिन्यू रखा जा सके, और उसमें मिडिल ईस्ट यानी कि ईरान का मुद्दा छाने वाला है। वैसे भी देखिए, ईरान एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर खुद इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जिसको प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत करीबी सहयोगी में से गिना जाता था, लेकिन ईरान के मामले पर मेलोनी ने ट्रंप को धोखा दे दिया। और यूरोप के सभी देशों के साथ साथ इटली ने भी कहा कि ईरान के साथ जंग उचित नहीं है। और कमोबेश देखें तो भारत ने भी इसमें लगातार यही बात कही है कि मध्य पूर्व का की जो समस्या है उसका बातचीत के जरिए ही समाधान निकाला जा सकता है। तो वैसी स्थिति में जाहिर है कि जब दोनों देशों की तरफ से बातचीत हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां पर भारतीय डेलीगेशन है, तो फिर द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा जो महत्वपूर्ण वैश्विक मामले हैं और उसमें खास करके जो मिडिल ईस्ट का संकट है उस पर विस्तार से चर्चा होगी। और उसके बाद फिर जो स्टेटमेंट होगा उसमें आपको दिखाई भी देगा। लेकिन साथ ही साथ भारत और इटली के बीच में कई अहम समझौते भी होने हैं। देखिए, कोशिश की जा रही है कि भारत और इटली के बीच का जो संबंध है उसको एक स्ट्रेटेजिक लेवल तक ले जाया जा सके, जैसे भारत का फ्रांस के साथ या फिर भारत का रूस के साथ या दूसरे और मुल्कों के साथ संबंध। हालात में भारत किस लिहाज से इस सहयोग को बढ़ाना चाह रहा है? एनर्जी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है मनीष? देखिए, इस वक्त दरअसल यूरोप को बहुत सारे मानव संसाधन की जरूरत है, तो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए यूरोप ने अलग अलग तरह की स्कीम निकाली है। भारत के जो टैलेंटेड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए अब अमेरिका की जगह यूरोप एक लुभावना जगह बन सकता है। इस कोशिश में यूरोपीय देश लगे पड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारत और यूरोप दोनों एक दूसरे के लिए बड़ा मार्केट है। अगर आप एक कलेक्टिव EU को देखें तो वो भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो वैसी स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री का एक के बाद एक, क्योंकि अगर आप देखें तो 5 देशों की यात्रा में प्रधानमंत्री का ये चौथा यूरोपीय देश है जब वो इटली में पहुंचे हैं। तो बारी बारी से चाहे नॉर्वे हो, इस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूं क्योंकि रशिया यूक्रेन फ्रंट की वजह से यूरोप वल्नरेबल हुआ, लेकिन आज जो मिडिल ईस्ट के हालात है, पश्चिम एशिया के हालात हैं, उस वजह से भी क्या एक्सपेक्टेशंस भारत की यूरोप से और क्या एक्सपेक्टेशंस यूरोप की भारत से, इस पर तो नजर रहेगी। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर और उसकी नाकेबंदी को लेकर भी मनीष अलग अलग रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, जहां एक और खबर है सेंटकॉम ने अब अपनी कैसे ताकत लगाई है और ईरान से आने वाले सभी जहाजों की नाकेबंदी को लेकर यह खबर है। सेंटकॉम ने युद्धपोतों की संख्या को बढ़ा भी दिया है और 89 कमर्शियल जहाजों के रूट भी बदले गए हैं। हालांकि इस रूट को देखते हुए मनीष जो इंफॉर्मेशन आई है उस पर एक सवाल उस लाल सागर को लेकर भी अभी भी करना चाहती थी मनीष मैं आपसे, क्योंकि अगर वो रूट इफेक्ट होता है तो जाहिर सी बात है सिचुएशन और ज्यादा एस्केलेट हो सकती है। हालांकि अब फिलहाल हॉर्मूज पूरी तरह से बंद, क्या अमेरिकी कब्जा होगा, ये इस वक्त एक और बड़ा सवाल, जहां हॉर्मूज में अमेरिकी तैनाती की इंफॉर्मेशन, 15 युद्धपोत, 15 फाइटर जेट, 2 पनडुब्बी, 16 डिस्ट्रॉयर, 2 माइन स्वीपर, 3 कॉम्पैक्ट शिप। वहीं नाकेबंदी की स्थिति जो है उसके मुताबिक अमेरिकी युद्धपोतों के जरिए हॉर्मूज ब्लॉक हो चुका है। सेंटकॉम की 24 घंटे निगरानी है। समुद्र के 35 किलोमीटर के दायरे में युद्धपोतों की तैनाती है। जहाजों को यूएस की इजाजत लेने की जरूरत है, यही रिपोर्ट में दावा भी किया गया। लेकिन अमेरिकी संसद से डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका। बड़ी खबर, ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़ा मोर्चा नहीं खोल सकेंगे और संसद से ईरान के खिलाफ सीमित सैन्य कार्रवाई का ही प्रस्ताव पास हुआ है। सैन्य कार्रवाई सीमित करने के पक्ष में 50 मत, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने समर्थन में 47 मत पड़े हैं। तो ट्रंप के इरादों पर अमेरिकी संसद से लगाम। खबर क्या है, जहां ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग नहीं छेड़ सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ सैन्य तैनाती, सैन्य तैयारी, वहीं ईरान के खिलाफ बहुत बड़ी जंग ट्रंप नहीं छेड़ सकेंगे। अमेरिकी संसद से सैन्य गतिविधियों को सीमित करने वाला प्रस्ताव पास। 4 रिपब्लिकन सदस्यों ने विपक्ष से अलग होकर प्रस्ताव के पक्ष में मतदान भी किया है। डेमोक्रेट जॉन
फेडरमैन ने विपक्ष से अलग होकर प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया और यह पहली बार है जब ईरान के खिलाफ युद्ध शक्ति प्रस्ताव सीनेट से पारित हुआ है। अब ट्रंप ने युद्ध शक्ति प्रस्ताव को पूरी तरह से असंवैधानिक बताया है। बड़ा सवाल यही है मनीष कि क्या ट्रंप इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे या वीटो करेंगे? मनीष, जैसे हम कहते हैं ना कि दिल्ली अभी दूर है, उसी तरह से आप कहें तो इस प्रस्ताव को लेकर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पहले तो सीनेट की अंतिम मंजूरी मिलनी बाकी है, उसके बाद फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा जहां पर कि ट्रंप की पार्टी की मेजॉरिटी है, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा जहां पर वो अपना वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब से अलग अगर आप देखें तो आजकल एक नया ट्रेंड है कि आप युद्ध को युद्ध कहते ही नहीं है, आप कहते हैं कि हमारा एक मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, हमारा एक पुलिस ऑपरेशन चल रहा है। जैसे वेनेजुएला में जो हुआ वो अमेरिका के जो किताबें हैं उसमें वो एक आप कहें तो पुलिस ऑपरेशन था, उसी तरह से ये एक छोटा सा मिलिट्री ऑपरेशन था। रूस यूक्रेन युद्ध का आपको याद होगा कि उसको पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन का नाम दे दिया था। तो कुल मिलाकर आप तकनीकी तौर पर उसका नाम युद्ध रखते ही नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी तकनीकें हैं। अब सवाल यह है कि आज जो मतलब कल जो हुआ अमेरिकी सीनेट में, क्या उससे ट्रंप की मनमानी करने पर रोक लगेगी? मुझे व्यवहारिक तौर पर तो नहीं लगता है कि ट्रंप इससे कहीं रुकेंगे, लेकिन हाँ एक संदेश है कि अमेरिका में एक बड़ा तबका, राजनीतिक तबका, खास करके डेमोक्रेट नहीं चाहते हैं कि ईरान के साथ अमेरिका सीधे सीधे जंग करे। लेकिन फिर आप वहीं देखिए कि उसी अमेरिका में एक केंटुकी राज्य है जहां पर कि ट्रंप के सपोर्टर उम्मीदवार को प्राइमरी में भारी जीत हुई है, और जिसको पॉलिटिकली इस रूप में देखा जा रहा है कि जो ट्रंप के रिपब्लिकन सपोर्टर हैं वो आज भी ईरान युद्ध के बाद भी ट्रंप के पीछे खड़े हैं। तो ट्रंप इससे काफी उत्साहित भी होंगे। आज एक और बड़ी खबर है। अमेरिकी थिंक टैंक कांग्रेसनल रिसर्च की ये रिपोर्ट है। अमेरिका के 34 फाइटर जेट्स, ड्रोन तबाह हुए। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया है। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो फिलहाल ईरान से युद्ध में यूएस को नुकसान। अमेरिका के 34 फाइटर जेट्स, ड्रोन तबाह। 24 MQ-9 रीपर ड्रोन को ईरान ने नष्ट किया। 8 लड़ाकू विमान और ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुए हैं। विमान ड्रोन जो तबाह हुए हैं उसके बारे में जानकारी, जहां 24 MQ-9 रीपर, 4 F-15E स्ट्राइक ईगल्स और 2 KC-135 हवाई टैंकर, जबकि 2 स्पेशल ऑपरेशंस विमान, एक A-10 थंडरबोल्ट 2 और एक MQ-4C टाइटन। विमान ड्रोन जो क्षतिग्रस्त हुए हैं, 5 KC-135 हवाई टैंकर, एक F-35A लाइटनिंग 2 और एक E-3 सेंट्री एवॉक्स, जबकि एक HH-60W जॉली ग्रीन 2 हेलीकॉप्टर। अब खबर बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बीजिंग में पुतिन शी जिनपिंग द्विपक्षीय मुलाकात की। बड़ी खबर यह है कि द्विपक्षीय बैठक के बाद पुतिन जिनपिंग का संयुक्त बयान, साझेदारी, रणनीतिक सहयोग बढ़ाने पर सहमति। दोनों देश आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर देंगे। रूस चीन को सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा देगा। रूस और चीन शुरू करेंगे संयुक्त परियोजनाएं। एक तरफ इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं अब तारीफ भी की गई है। पुतिन ने चीन की तारीफ की है, शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद कहा है। रूस चीन के संबंध और मजबूत होंगे। पुतिन का बयान, चीन और रूस की स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय नीति। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस भाषा का उपयोग किया उस पर फिलहाल नितिन नवीन क्या कह रहे हैं, ये सुनते हैं। क्या इस देश के तिरंगे का सम्मान पूरे विश्व में बनाना गद्दारी है? अगर ऐसे शब्दों का आप प्रयोग करते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि आपके पूर्वजों ने, आपके कांग्रेस के पुराने नेताओं ने जिस प्रकार से यहाँ के सैनिकों के सर काट दिए जाते थे, आप मौन बैठते थे। लेकिन आज भारतीय सेना को सम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ काम करने का जो मौका मिला है वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिला है। और मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति का आप राहु हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरह से देश की राजनीति की वातावरण को गंदा और दूषित करते हैं। राहुल गांधी जी, आपका बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने केवल नरेंद्र मोदी का ही अपमान नहीं, आपने देश की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है। लेकिन शायद आप पुराने चीज़ों से सबक नहीं सीखते हैं। देश की जनता ने जब जब आपने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, तब तब इस देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को जीत दिया है। देश की जनता ने जीत का माला नरेंद्र मोदी को पहनाने का काम किया है। तो आने वाले समय में भी आपको इस बयानों के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण बयानों के लिए निश्चित रूप से बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।
नेता नबीन, जिनको आपने सुना, पीएम के नेतृत्व में आतंकवाद पर लगाम लगी है। हालांकि उन्होंने राहुल गांधी पर भी तंज कसा, कहा कि राहुल गांधी राजनीति के राहू हैं और पीएम के नेतृत्व में जिस तरीके से देश के विकास हुआ है उसका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी हताश हैं। और अब विमान दुर्घटना की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर अमेरिका से सामने आई है और अमेरिका के लुइसविले में विमान दुर्घटना का ये वीडियो है। टेक ऑफ के दौरान मालवाहक विमान में हादसा हुआ। इंजन में आग लगने के बाद बाया विंग अलग हो गया। हवाई हादसे में कोई हताहत नहीं। पिछले साल नवंबर में हादसा हुआ था। वीडियो अब जारी किया गया है। जिसने भी ये तस्वीरें देखी हैरान रह गया। और ये अमेरिका से सामने आई विमान हादसे की ऐसी तस्वीर है जिसमें देखिए किस तरीके से अचानक विमान में ये आग लगी और टेक ऑफ होते ही अचानक आग लग गई और उसी दौरान इंजन में आग लगने के बाद बाया विंग अलग हो गया। और अमेरिका के लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी भीषण आग की तस्वीरें सामने आई हैं। 1364 एकड़ जंगल में आग का वो तांडव जहां सैंडी तूफान की वजह से आग और ज्यादा तेजी से फैल रही है। करीब 17,000 लोगों को घर छोड़ने को कहा गया है। फायर डिपार्टमेंट की स्ट्राइक टीम्स डोजर हेलीकॉप्टर से कैसे आग बुझा रही है, ये देखिए तस्वीर। जहां पर आग लगी वहां हॉलीवुड की बड़ी हस्तियों के बंगले हैं। थाउजेंड ओक्स में सिंगर ब्रिटनी स्पीयर्स का भी बंगला है। ब्रिटनी के घर के पास आग की लपटें नजर आई हैं। हालांकि सिंगर ब्रैड माइकल्स ने भी अपने घर से दिख रहे धुएं का एक वीडियो पोस्ट किया है। वहीं सिमी वैली में आग का सबसे ज्यादा कहर देखने को मिला। लॉस एंजल्स के करीब 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सिमी वैली है। 1.25 लाख की आबादी वाले शहर में अलर्ट जारी किया गया है। कैलिफोर्निया फायर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर चेतावनी दी गई कि यहां कुछ इलाकों में जान को तत्काल खतरा। लॉस एंजल्स में ही चल रही 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं, जहां तेज रफ्तार हवा ने आग को और ज्यादा भड़का दिया है। हवा शांत होने पर चल रहा है आग बुझाने का मिशन और ला सियारा एकर्स इलाके में घरों तक आग पहुंच गई है। लगभग हर तरफ आग का ये तांडव और सफेद धुएं का ये गुबार। भीषण आग की वजह से पूरे इलाके में धुआं, बुजुर्गों और बच्चों को जल्द रेस्क्यू किया जा रहा है। सड़क पर धुएं की वजह से ट्रैफिक भी बाधित है। सड़क पर कई गाड़ियों में टक्कर हुई। आपको बता दें पिछले साल भी लॉस एंजल्स के जंगल में भीषण आग लगी थी। पिछले साल की आग में 10 लोगों की मौत की खबर आई थी। इस बार फिर आग लगने के तस्वीरें सामने आई हैं। कारणों का अभी पता लगाया जा रहा है। दिल्ली मुंबई में महंगाई की मार को लेकर खबर बहुत बड़ी है क्योंकि दिल्ली में चाय समोसा महंगा हो चुका है और स्टॉल्स पर ग्राहकों की संख्या घट रही है। हालांकि मुंबई में वड़ा पाव महंगा हो गया है। तेल और खाद्य सामान की कीमतें बढ़ने का असर कैसे नजर आ रहा है। जल्द आपको दिल्ली में पहाड़गंज के सीताराम की दुकान के छोले भटूरों की वो तस्वीर भी दिखाते हैं जहां पर हमेशा लोगों की भारी भीड़ रहती है। यहां महंगाई का कैसे असर हो रहा है, यही हमने जानने की कोशिश की। हमारे संवाददाता जीत भाटी की ये रिपोर्ट देखिए। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर आपके जायके और थाली तक पहुंच गया है क्योंकि सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त मौजूद हैं पुरानी दिल्ली पहाड़गंज के मशहूर सीताराम छोले भटूरे वाले पर। यहाँ क्या असर बढ़ा है आपको दिखाते हैं क्योंकि गैस वैस सब पे पैसा बढ़ा है तो जाहिर सी बात है उसका असर आपकी चटकारे को ही पड़ेगा। चटकारा महंगा हो गया है। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाएं, फुल प्लेट जो पहले 95 की थी वो 100 रुपये की हो चुकी है। हाफ प्लेट जो 55 रुपये की थी वो अब 60 रुपये की हो चुकी है। इसी तरीके से और चीज़ों पर बढ़े हैं। खाने का स्वाद जो है वो तो हो सकता है वही रहा हो लेकिन दाम बदल गया है। दाम तो सर ओवरऑल जो महंगाई बढ़ रही है तो इसके भी बढ़ने ही है। देखो पेट्रोल डीजल बढ़ गया है तो ये भी बढ़ेगा। पर ये कभी कभी खाने वाली चीज़ है। हाँ ये तो है। ठीक जी 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 आप कुछ कह रहे थे इधर आइए। बस ठीक है वो खाने के दाम भी बढ़ेंगे ही। जब गैस के रेट बढ़ गए हैं तो खाने के दाम भी बढ़ेंगे ही। तो वो महंगाई फील कर रहे हैं सारी, हम भी फील कर रहे हैं। बजट पे कोई फ़र्क? हाँ जी बजट फ़र्क है जी, बिल्कुल है। क्यों नहीं होगा, सबका ही होगा, हमारा भी है। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं इस वक्त राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। मेरी गलती नहीं है, अगर मेरी गलती है तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो कहेंगे, आप देखना। तो मेरा कहना है कि उनका काम अर्थव्यवस्था की रक्षा करना है। उनका काम
देश की रक्षा करने का है। उनका काम अडानी और अंबानी, भैया गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, गर्मी है, डिस्टर्ब मत करो, लोगों का मूड खराब हो जाएगा। वो आपके नारे सुनने नहीं आए हैं। तो उन्होंने क्या किया है पिछले 12 साल में? देश की रक्षा हमारा संविधान करता है, हमारी संस्थाएं करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस करते हैं, इलेक्शन कमीशन करता है। मैंने मीडिया के बारे में मजाक उड़ाया, मगर इनकी जिम्मेदारी लोकतंत्र की रक्षा करने की होती है। नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 12 साल संविधान पर आक्रमण किया है, हमारी सारी की सारी संस्थाओं को नष्ट किया है। आरएसएस के लोगों को हर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया, इलेक्शन कमीशन को पूरा कंट्रोल किया, वोट चोरी का सिस्टम बनाया, जुडिशरी पर दबाव डालकर, उनको डराकर उन्होंने अडानी अंबानी की पूरी मदद की। और अब मुश्किल क्या है कि अब अडानी अंबानी देश को नहीं बचा सकते, अब नरेंद्र मोदी देश को नहीं बचा सकते हैं। अब सिर्फ हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का युवा इस देश को बचा सकता है। और आपके इन्होंने हाथ बांध दिए, आप सबके हाथ बांध दिए। जो आप पहले मेहनत करते थे, फैक्ट्रियों में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर में काम करते थे, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, इन्होंने इस सबको खत्म कर दिया है। अब भी मैं इनसे कह रहा हूं कि टॉफी बांटना बंद करो, किसानों को खाद नहीं मिलने वाला है, खाद की सप्लाई की तैयारी करो। आपका दोस्त अंबानी हिंदुस्तान का तेल आज भी बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, आज भी करोड़ों रुपए का तेल हिंदुस्तान के बाहर जा रहा है। ये तेल हिंदुस्तान को चाहिए, ये तेल हमारे लोगों को चाहिए। वो तेल आप हिंदुस्तान की जनता को दिलवाइए। ये प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, ये काम आपको करना है, मगर आप पता नहीं कौन सी दुनिया में हो।